बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं 23 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक की आपको टाइम लाइन दे दूँ ज़रा जल्दी जल्दी कि इन सारे टाइम के अंदर डेवलपमेंट्स हुई क्या क्या है। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KP में इंतखाबात पर आज खुद नोटिस लिया था, 100 मोटो नोटिस लिया था। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का हुक्म सामने आया था। 3 मार्च को सदर मुमलिकत ने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल बरोज़ इतवार कराने का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को मौखा 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक की तारीखें तजवीज़ की थी। 22 मार्च इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब के इंतखाबात मुलतवी किए और 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान कर दिया था। 4 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले को कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए फ़ंड फराहम करने की हिदायत की थी, जिसकी आज फाइनल रिपोर्ट जमा करवाई गई है। उसकी तफसील में आगे चल के शो में आते हैं। 10 अप्रैल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इंतखाबी अखराजात से मुतालिक मनी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश किया था। बिल में पंजाब और KP में इंतखाबात के अखराजात का मुतालबा किया गया। कौमी असम्बली का इजलास बाद में 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था। 11 अप्रैल की डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रकम फराहम नहीं की। 12 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी पर अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए थे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी 12 अप्रैल की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से 12 अप्रैल बरोज़ बुध को एक मरासला भेजा था और मरासले में तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को मुत्तल्लिका रिकॉर्ड लेकर चैम्बर में तलब किया था। 13 अप्रैल कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों बराए ख़जाना के हंगामी इजलास हुए और करारदाद के जरिए फ़ंड्स की फराहमी का बिल मुस्तरद कर दिया गया था। 13 अप्रैल को ही कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़जाना ने ऐवान में बिल पेश करने की तहरीक पेश की, तो कायमा कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में बिल को तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। 14 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म सामने आया। इन चैम्बर समाअत हुई थी। इलेक्शन कमीशन को 18 अप्रैल को अदालत में रिपोर्ट करने का कहा गया और फाइनली आज रिपोर्ट कर दिया गया। पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं, पैसे रिलीज नहीं किए गए, इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र नहीं किए गए। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं और 14 मई का दिन एवरी पैसिंग डे द टाइम इज़ गोइंग बाय और अभी तक इलेक्शन कमीशन प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। इसी के ऊपर आज का शो है कि क्या आर्टिकल 6 लगेगा, तौहीन अदालत लगेगी, क्या होने जा रहा है। हमारे कानून हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में तारुफ करवा दूँ, खालिद नवाज घुमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं। राना इंतज़ार साहब हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे कानून हैं। आबिद साकी साहब थोड़ी देर में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे और हारून रशीद साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। घुमन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये डेवलपमेंट्स की टाइमलाइन मैंने इसलिए रखी कि ताकि सारे लोगों को थोड़ा सा मैं वो रिमाइंडर भी दे दूँ कि व्हाट हैपेंड इन ऑल दीज डेज, व्हाट नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि पैसे रिलीज़ करें, अभी तक पैसे तो नहीं सामने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा टाइमलाइन दी है, आपने वो इंट्रो करवाया है। बात यह है कि थोड़ा सा मैं उसमें अमेंड करूँगा। पंजाब और KP के इलेक्शन को उन्होंने जो है हाईलाइट नहीं किया उस ऑर्डर में, सिर्फ अभी उन्होंने कहा है पंजाब का इलेक्शन। मैं एक छोटा सा सवाल अपनी अदलिया से करना चाहूँगा कि क्या 90 दिन का कॉन्स्टिट्यूशन या आइन सिर्फ पंजाब के लिए ही है? KP के पाकिस्तान सिग्नेचर्स का डिफरेंस आ जाएगा ना, फिर वहाँ पे गवर्नर के सिग्नेचर है, यहाँ पंजाब में गवर्नर के सिग्नेचर, यहाँ पे भी गवर्नर के सिग्नेचर नहीं है। वहाँ पर थे, अगर वहाँ पे भी थे तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी वही है। फेयर इनफ, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी वही है, सुप्रीम कोर्ट फिर भी वही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 प्रोविंसेस का डिसीजन था, लेकिन वाई पंजाब सिर्फ क्यों? चीफ साहब को या बाकी मेरे ब्रदर जजेस को, जो ऑनरेबल जजेस हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पंजाब ही क्यों चाहिए? बात इस हद तक उनको पंजाब नहीं चाहिए, पंजाब में इलेक्शन चाहिए ना। फिर मैं इसी को रखूंगा, उनको पंजाब ही चाहिए। मैं लाहौर जाऊंगी या सो उनको पंजाब चाहिए। बात ये है, रही बात अब फंड्स की, फंड्स एलोकेशन की या फंड्स के रिलीज होने की, जो भी एनुअल ग्रांट्स हैं आर्टिकल 70 से लेके तो आर्टिकल 83 तक उनकी रिलीजिंग प्रोसीजर है।
एलोकेशन है, उसके बाद मनी बिल्स हैं या दूसरे बिल्स हैं, उसके हिसाब से उनकी जो बाइफरकेशन है मुख्तस किए जाते हैं और किस तरह से किस हेड में कैसे जाना है वो सारा कुछ डिटेल्ड है उसमें। वो उसमें किसने उसको अप्रूव करना है? उसी पार्लियामेंट ने, उसी जो हमारे मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो फाइनेंस कमेटी है या जो भी सेटअप है वज़ीर ख़जाना है, उसकी कंसल्टेशन से जो भी बनना है सिलसिला, वो उनके तहत इसी आर्टिकल 70 से लेके 83 तक आगे आ जाती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। उस सप्लीमेंट्री ग्रांट ने भी बराए ज़रूरत फिर उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। पहले उस सप्लीमेंट्री ग्रांट ने इस्टेब्लिश होना है कि क्या ये इसकी ज़रूरत है, वो पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट में जाके उसने इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जी सर, इलेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, फंड उसी के लिए चाहिए था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बात ये है कि इस एक बच्चे की जिद पे, मैं समझता हूँ कि एक जिद पे साबिका वज़ीर आज़म बच्चा हो गया। मैं बच्चा ही समझूंगा जी कि जो कभी इधर एक बच्चा, वो एक और भी है जो लंदन गया ना बच्चा आजकल, वो भी बच्चा कहता था कि इलेक्शन डिले नहीं हो सकते। एक वक्त था कि जब ये अदम इत्माद कामयाब हुई तो यही बच्चा कहता था कि काजी फायज ईसा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारी गलती थी, रेफरेंस फाइल करना वो हमारी गलती थी। आज वही पॉलिटिकल मिस्टेक्स है ना, वो उसको छोड़ दे, वो पॉलिटिकल मिस्टेक्स है। मैं इस पे बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल मिस्टेक, यही पॉलिटिकल मिस्टेक्स जो हैं पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में जा रहा है, किन हालात में, जो मुआशी हालात है ना, देखें हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जिन मुआशी हालात, स्टेट बैंक ने क्या रिपोर्ट दी थी, हमारे पास कितने पड़े हुए हैं? मैं एक स्टेट के जो पैसे पड़े, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो अखराजात हैं जो पहले से चल रहे हैं या जिनको लेके आगे चलना है या जो एलोकेटेड हैं, पहले उनको मीट करना है कि एकदम से एक जनाब इज्जत में आप आते हैं और वो इंटरवेंट करते हैं। आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट नाउ? देखिए, चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज कर रहे हैं। कोई मुस्लिम लीग नून की हमायत कर रहा है, कोई पीटीआई की हमायत कर रहा है। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा कि इस वक्त देखें महंगाई किस लेवल पे आ गई है, कहाँ से 100-150 से डॉलर लेके 300 पे आ गया, पेट्रोल कहाँ से शुरू हुआ कहाँ चला गया है, एक दिन में क्या होता है। हमें सबसे पहले स्टेबिलिटी चाहिए, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का हमने सोचना है, ना हमने इलेक्शंस का सोचना है, ना हमने जुडिशरी का सोचना है, किसी भी चीज़। सबसे पहले मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कैसे आएगी ये सबको पता है। दूसरा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिफाजत हम लीगल फेटर्निटी पे भी ज़रूरी है, हमारी बार पे भी ज़रूरी है, हमारी अदलिया पे भी ज़रूरी है। ये तो फजूल बहस है कि हम इन चीज़ों में पड़ जाएंगे। देखें, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे मनोवान एक लेके चलना है। उसके बाद रही पार्लियामेंट की बात, ग्रांट्स की बात, बाकी चीज़ों की बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया अब उसको आपको कबूल करना ही पड़ना है। उसके आगे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जब ऑर्डर आ गया, उससे पहले तक जो भी हो सकता वो था, उसके बाद जो है उन चीज़ों पे आपने उसको कबूल करना ही करना, आगे लेके चलना है। अब बात यह मौशी सूरत हाल क्या है, अगर गवर्नमेंट मौशी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो फिर तो फौरी तौर पे इलेक्शन में वैसे ही चले जाना चाहिए कि आपका वज़ीर ख़ारजा भी फेल हो गया है। जो हम कहते थे ये मामलात, इस वक्त हमें सबसे पहले एक आम आदमी का सोचना है, ना मुल्क में हमारे कारोबार है ना मामलात हैं। इन चीज़ों के लिए इस गवर्नमेंट का होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। इसके लिए इन सब मामलात के लिए तो बाकी सबको नज़र आ रहा है कि कोई कौन क्या कर रहा है इस वक्त। तो बहरहाल गलत किस्म की रवायात हम मुल्क के अंदर बना रहे हैं और इसका जो इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं उनको भी नुकसान होगा फ्यूचर में जाके, क्योंकि देखें उनकी भी एक पॉलिटिकल लंबी हिस्ट्री है, मामलात की चीज़ों को लेके चलते हैं। उस वक्त यही जुडिशरी थी जिस वक्त रात को 12 बजे अदालत लग के, तब ये बहुत अच्छे लोग थे, कासिम कमाल का सूरी बेंच था उसी वक्त, ये चीफ जस्टिस साहब थे जब कासिम सूरी का बेंच था तब, कासिम सूरी वाले मैटर में। तो अब इस तरह के मामलात में हमें अदलिया, देखें हमारी लीगल फेटर्निटी के लिए अदलिया हमारे लिए सबसे पहले रिस्पेक्टेड है। आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसी के लिए हमने काम करना है और इसी के लिए करना है। अब हम ये कहें कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो कुछ आइन के अंदर लिखा है उसको हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। अगर हम गलत किस्म की रवायात, 2-3 चीज़ों की यहाँ वजाहत फरमा दें। एक, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कह सकते हैं स्टेट बैंकों के पैसे रिलीज़ कर दो, एक पॉइंट।
नंबर 2, अगर उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं होता देन व्हाट? देखिए, ये तो क्वेश्चन करना ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। आइन के अंदर भी लिखा हुआ है 189 से हाई कोर्ट है, उसके आगे हम 20 पे आगे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म तमाम जो पाकिस्तान है, तमाम अदलिया, तमाम इदारों पर वो जो है वो फ़र्ज़ है उस पर अमल करना, अमल दरामद करना। ये और बाकी इदारे मदद करेंगे सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल ऐसे इसी क्वेश्चन ही गलत है कि कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है कोई भी। अब हम ये कहें कि वो किसी की सजाए मौत का हुक्म नहीं दे सकती। ये वही अदालत है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को टिल राइजिंग ऑफ दी कोर्ट तक का भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा सुनाई थी। अब मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट भी इंतहाई पेशेंस का मुजाहरा कर रही है। हाँ, तो रियलिटी यही है, जो भी हमारे जज साहबान हैं इंतहाई पेशेंस के साथ चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। और अगर जो भी पार्टियां कर रही हैं, देखें अब मई स्टार्ट होने जा रहा है तो अक्टूबर ही क्यों उनके जहन के अंदर एक चीज़ जो है वो ज़िद कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन मामलात में हमें आगे नहीं पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कंप्लाई नहीं किया जाता नहीं तो डेफिनेटली प्रिय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना ही जाना। इन्होंने वो कंटेम्प्ट स्टेट बैंक को खींचा लगेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। इसमें अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप आते हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन भी आएगा। इसमें जिसको ये ऑर्डर किया गया है ऑर्डर के अंदर कि ये उसमें स्टेट बैंक भी है आपका, उसमें आपके सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। इसके बाद अगर वो इसकी डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देते हैं, अभी तक चले उन्होंने नहीं दी। जिसको भी ये ऑर्डर किया जाएगा उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जद में आते हैं। इसमें कोई मैं तो कहता हूँ इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ग्रेस दिखाई है। जब इलेक्शन कमीशन को एक स्पेसिफिक ऑर्डर किया गया था उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसमें तो कोई दूसरा एक चीज़ के ऊपर मुझे आप दोनों की और तमाम पैनलिस्ट जो है ना उनके ऊपर थोड़ी सी मैं गुजारिश करूंगा, आप वजाहत कर दें। एक क्वेश्चन आजकल जो मेरे माइंड में हर टाइम चल रहा है उसकी तरफ बाद में आते हैं। गुमन साहब पहले मैं आपसे ले लूं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या पार्लियामान सुप्रीम है? ये एक बहस तलब नुक्ता है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि मेरे पैनलिस्ट थोड़ा सा कमेंट कर दे, लेकिन गुमन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं जी पहले ये ऐड करना चाहता हूँ, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ राना साहब का। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आम आदमी का सोचना चाहिए, उसकी बेटरमेंट का सोचना चाहिए, इस मुल्क की बका का। इस डेफिनेटली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं 100% इनसे इत्तेफाक करता हूँ। ट्रक मैंने तो नहीं ना खड़े किए थे वहाँ पे लाके, कहाँ पे? वो जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के आगे जो ट्रकों की बात, जो आटे के ट्रक जब बंदे मर रहे हैं उनकी बात आटे के थे या जो भी थे, वो आटे के जो थे या वो जो वाद चौधरी साहब वाले ट्रक थे, वो मैंने तो नहीं खड़े किए थे। अब बात यह है कि फिर ऐसा कानूनी बात करते हैं, मैं भी कानूनी बात करने लगा हूँ, कानूनी बात करने लगा हूँ। बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आर्टिकल पे आ जाता हूँ, उसी पे बात कर लेते हैं। 57,000 केसेस पेंडिंग है अगर सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उसका किसी ने नहीं सोचा। इन्हीं चीफ जस्टिस ने जो शुरू कर लें, उसे साकिब साहब से लेके जो है ना उनसे लेके तो डैम वाले बाबा जान से लेके नोटिस मुझे आ रहा है, मतलब आपको नहीं आना नोटिस, मुझे आ रहा है, मैं नोटिस लेने मेरा तो केस में तुसी नहीं लड़ना मेरा। तो सर अभी तक ये भी बता देता हूँ कि मैंने रेफरेंस फाइल किया हुआ है ना इसी ट्रक वाले बाबे के खिलाफ, तो अभी तक उसमें नहीं चीफ साहब को ये नहीं जरूरत पड़ी कि जो बड़े डिस्प्यूटेड जजेस हैं उनको भी बेंच में बिठा रहे हैं, अभी तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी इनको। हालांकि ऑडियो लीक्स हैं, सारा कुछ है, वो चेक करवा लेना चाहिए। अब कुछ लीडरान के पास वीडियोस भी है ना, मैं कानूनी बात करने लगा हूं। 57,000 अभी तक आपने कोई कानूनी बात नहीं। 57,000 केसेस पेंडिंग है, अभी तक उसका किसी ने नहीं सोचा। आम आदमी की भलाई का नहीं सोच रहे जो ट्रक वाले बाबे जो हैं जितने भी। ऐसा करें कि इस सवाल पे जो आपने कहा है ना कि पार्लियामेंट जो है वो, अच्छा ये आपने राणा साहब का ये कमेंट करना था? नहीं मैं बताता हूँ, ये तो सोशल मीडिया के रूमर्स हैं जो आपने कमेंट नहीं, सोशल मीडिया ने जो कोई टेक्निकल गल नहीं, कोई कानूनी गल नहीं, टेक्निकल नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी बेस्ड बातें हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग नहीं है? क्या मेरी बात सुनिए सर, बात ये एक मैं छोटा सा हुआ, आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे, एक बता देता हूं कि एक अपील 16 के 17 साल बाद लगी, उसमें वो बंदे को बरी किया, पता लगा 6 साल पहले वो बंदे को हैंग ऑन कर दिया हुआ है। ये 134 नंबर पे अभी आपको क्यों याद है? पहले क्यों नहीं याद है? पहले भी याद था ये चीजें, अगर आप बात करेंगे तो पहले भी यही चीजें याद थी। मैंने नहीं काजी फायज ईसा के खिलाफ कहा था कि ये रेफरेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे गुमन साहब रुक जाए, मेरी बात रुक जाए ना, रुक जाओ ना, और रुक दे, ओदे ध्यान नहीं शो बड़ा टाइम है, रुक जाओ क्लोज आपके सवाल का जवाब दे लूं, ट्रैक रो ते ब्रेक लाओ, ट्रैक रो ब्रेक लाओ ना, ऐसे कहते हैं कि क्लोज।
ये सारी है आपके जुडिशियल सिस्टम क्या है, आपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन है उस पर। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल हम आवाज हूँ, मैं पूछता हूँ, मैं बार बार इन सवालों के ऊपर आना चाहता हूँ। अभी बात कर रहे हैं हम इलेक्शन के ऊपर, अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। अभी हमें सवाल का जवाब चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हजे मैंने ट्रक के पीछे बत्ती केड़ी सी नीली सी के पीली सी, मैंने वो नहीं चाहिए, तो चाहिए आएगा तो पूरा शो कर कट के ना ते असलियत लान लगा। चलो प्लीज, कि तुसी कह रहे थे ना कि कौन सा क्या चीज जो है सॉवरन है, क्या प्रायोरिटी रखती है, ये ब्रेक के बाद में आगे से बात करेंगे। आपने इस पे कमेंट करनी, यही कमेंट था आपने, ये कहीं कमेंट करना था आपने, ट्रक में सुनाना सी। चलो सुन ले कुमार साहब ने जी, ट्रक दी सिर्फ बत्ती मगर थानू लाना सी, वो ला ले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो मेरे जाती तौर पे मैं जब सोच रहा होता हूँ इसके ऊपर, तो मैंने बहुत सोचा है कि यार एक वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसके अंदर एग्जम्पशन का लफ्ज है, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज है, तो इसमें आके एंड ऑफ द डे हम क्या करें कि आइन जो आइन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो सुप्रीम है, या जो लोग बनाते हैं और 2/3 के साथ अमेंडमेंट्स करते हैं वो पार्लियामान सुप्रीम है? ये बड़ा तवज्जो तलब और बड़ा डिटेल में जाके ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर बहस की जानी चाहिए। इसी के ऊपर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। कोई टेक्निकल इशू था गालिबन स्काइप पर वो नहीं आ सके, तो टेलीफोन लाइन पर है। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम सर। हारून साहब आवाज़ आ रही सर? जी आ रही है। आप खैरियत हैं सर, ठीक ठाक है? जी थैंक यू सर। हारून साहब आज पैसे तो आज भी रिलीज नहीं किए गए स्टेट बैंक की जानिब से, व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए ना, अब तो वो तो पार्लियामेंट ने भी वो रिक्वेस्ट जो है वो डिक्लाइन कर दी है कि वो पैसे रिलीज नहीं हुए। तो अब देखें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस कंसेंसस पे लग रहा है कि कोई आज भी कोई मीटिंग हुई है और वो सारी इकट्ठी होके तो एक ही दिन इलेक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। लेकिन सर इस पे आइन क्या कहता है? कि आइन तो ये नहीं कह रहा कि 90 रोज के अंदर अंदर ही इलेक्शन करवाने थे। आइन तो कहता है कि 90 दिन के अंदर, लेकिन पंजाब का भी 1 महीना ऊपर हो गया है और केपी का अभी तक नाम पता ही कोई नहीं है। अगर 90 दिन में होता तो दोनों का इकट्ठा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब प्रॉब्लम्स आपके सामने है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो, और दूसरा जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। सर आपने कोई रिसेंटली देखा है कि एमएनएस को कितने कितने फंड रिलीज किए गए हैं? देखिए ना, वो तो इलेक्टेड लोग हैं और उनके तो इलाकों के जो एनुअली उन्हें फंडिंग होती है वो होती है। सर नहीं होती, उनको हो ही नहीं सकती, कानूनी इजाजत ही नहीं देता सर किसी भी किस्म का। नहीं, कौमी असेंबली के जो डेवलपमेंट नहीं सर उनका काम, लेजिस्लेशन काम है सर उनका। आप तो कानूनदान है, आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। उनको काम फंड मिलते हैं, उनको अपने एनुअल फंड अपने इलाकों के लिए जो मिलते हैं डेवलपमेंट फंड्स वो होते होंगे। इसका वैसे मुझे पता नहीं है सर। डेवलपमेंट वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, डेवलपमेंट बल्दियात का काम है, इनका काम तो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। वो हमारे पाकिस्तान में एक रिवायत गलत चली आ रही है कि एमएनए एमपीएस के थ्रू फंड दे देते हैं। रिवायत ये हो सकता है, रिवायत गलत है, ये सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या फाइनेंशियल इदारों ने, स्टेट बैंक ने तो ये कह दिया है कि हमने पैसे वो मुख्तस कर दिए। आगे जाके फिर कैबिनेट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और फिर असेंबली में मैटर चला गया। तो ये मामला आपके सामने ही है, अदारे हैं, अदारों में जो पोजीशन बनी हुई है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे हैं कि जजेस में वो आपस में डिफरेंसेस आई हुई हैं। तो ये मामला तो ऐसे ही हैं, लेकिन अगर कौमी नुक्ता नजर से देखा जाए, अब आइन की वो बात तो खत्म हो गई कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे और वो नहीं हुए। 90 दिन से दोनों असेंबलियों के ऊपर चले गए हैं। अब तकाजा यही, जेन्युइन तकाजा यही होना चाहिए कि सारी पार्टियां मिलकर आपस में एक डेट फिक्स कर लें, चाहे वो अक्टूबर में कर लें, चाहे वो पहले कर लें, ताकि कौम को इस प्रॉब्लम से फारग करें। तो हारून साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि कल को कोई भी जो हुकूमत है किसी भी पार्टी की, वो सारे बैठते हैं, दे सिट टुगेदर एंड दे डिसाइड कि यार हम इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, वोट बैंक नहीं है, तो 6 महीने साल आगे खींच ले, कोई सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बना लीजिए, फाइनेंसिस का बहाना बना लीजिए। सर ये नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन हो गया ना सर, तो हो गया। इलेक्शन में पोजीशन नहीं देखी जाती। इलेक्शन तो जाहिर है एक ही जीतता है, बाकी तो दूसरे हारते हैं जी। हर सीट पे एक ही बंदा जीतता है, ऐसे ही सर। और वो ये जरूरी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो असेंबली में बैठी हुई हैं, वो इलेक्शन लड़ के आई हुई हैं, इलेक्शन लड़ेंगी दोबारा।
ऐसी कोई बात नहीं है कि मर्जी से नहीं चलेगा कि मैं, क्योंकि मैं हार रहा हूँ और मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो अगर जो हार रहा है वो इलेक्शन ही ना लड़े, बाकी लोगों को हिस्सा दे दे। तो सर वो तो यही कर रहे हैं ना, जो हारा है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो इलेक्शन में जाने नहीं लेकिन चाहता। ये एक्सपेक्टेशन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो असेंबली में बैठी हुई जी। हैं, और अगर वजह तो थी ही नहीं कि ये असेंबलियां दोनों डिसॉल्व कर दी जाएं, जबकि दोनों असेंबलियों में अपनी हुकूमत थी पीटीआई की। जी बिल्कुल ठीक है। दोनों असेंबलियों में कोई खतरा नहीं था, कानून साजी हो रही थी, प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे डिसॉल्व कर दिया और कौम को 21 अरब रुपए का एक टीका ही लगाने की कोशिश की है। तो सर ये इसके खिलाफ भी रिट नहीं होनी चाहिए सर, आप क्यों नहीं करते प्लीज सर? आप सारे तमाम लोग जो इसके सारे तमाम लोग जो हम ख्याल हैं कि ये असेंबलियां तोड़ के ज्यादती की है, सर कोर्ट में लेके जाएं पीटीआई को इस पे। डेफिनेटली जाना चाहिए, स्टेक होल्डर्स सर नून लीग को भी जाना चाहिए इस पे। तो तमाम जो हम ख्याल, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है आप तमाम लोग इतने सीनियर कानूनदान है, आपको इनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए सर। नहीं, इस पे हो सकता है, ये कंसेंसस के साथ ही हो सकता है, अगर मीटिंग में हुई तो मैं आंदा ये कोर्ट करूंगा। सर ये मेरी गुजारिश है, आपने मेरा नाम लेके कोर्ट करना है कि वो बच्चा जाकर रौला पाई बैठा है कि उन्होंने लेके जाओ कोर्ट सर। नहीं ठीक है, ठीक है सर मेरे साथ ही फोन पे रहिएगा। राणा साहब कोर्ट में जाना चाहिए ना? रेट हो सकती है राणा साहब, असेंबली डिसॉल्व करें, कोर्ट में लेके जाना चाहिए पीटीआई को अगर इस पे कोई देखिए गैर कानूनी काम किया। अगर आप कहते हैं कि असेंबली जो है डिसॉल्व गलत हुई है, तो फिर इसको मामले को कोर्ट में ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब उस मैटर को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो इसका मतलब है अब आप उस मैटर को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब एक्सेप्ट कर चुके हैं फिर आपको उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहिए। और अगर असेंबली डिसॉल्व हुई है तो विद इन 90 डेज़ आपने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं तो फिर आप, इसका मतलब है कि आइन को वायलेट कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट में मैटर जाता है, कोर्ट का नहीं मानते तो इसका मतलब है आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरह से आप वायलेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कमिट कर रहे हैं, तो उसके फिर डेफिनेटली इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। आज आप डिबेट कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ, हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कुछ दिन बाद हम बात कर रहे होंगे कि ये जो सज़ा सुनाई गई है ये ठीक है, ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि जिसको जितना पेशेंस से सुप्रीम कोर्ट मैटर को लेके चल रही है, फिर गुमन साहब जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और बाकी चीज़ें की किताबें खोल के बैठे होंगे, तो फिर इस तरह से। जी गुमन साहब, सर गुजारिश ये है कि किताबें खोलना मेरा राइट है। हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, वो मैं करूंगा। मैंने कहा जो रह गई है वो बात ये है, किताबों नाल खाते भी खोल लेते हो तुसी। पहले मैं उस पे आता हूँ कि हम उधर क्यों नहीं गए। पहली तो बात ये है कि ये मैटर पेंडिंग था बिफोर लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में, ठीक है, इलेक्शन करवाना। जी इलेक्शन, जी बिल्कुल जी पेंडिंग था। जी पता नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को क्या ऐसा मसला हुआ कि केस चल रहा था डोगर साहब का, ठीक है, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डाला और जनाब ये कहानी पता है, मतलब पता है ना, सारी दुनिया को पता है, डेवलपमेंट्स बहुत पुरानी हो गई है। मैं यही बात बता रहा हूँ ना कि एक बड़ी फजूल सी मिसाल है चोर वाली, तो जब वो मिले हो ना तो फिर क्या किया जाए। नहीं और पूरी मिसाल दो ना। मैं नहीं पूरी बनती नहीं ना, जरा थोड़ा सा मैं नोटिस बढ़ा आ जाएगा। चोर कौन है जो भी है ना, नहीं दसो ना यार, वकील हो मत करो। न्याय साहब और चीफ साहब मिले हो ना तो फिर हालात यही बनते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि अपने मुल्क को बचाना है, जिस तरह राणा साहब ने कहा है कि आम आदमी को बचाना है। जो हालात थे जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद फिर जो हालात बने, ठीक है, उसको लेके चलना है, मुल्क को चलाना है, मुल्क के सिस्टम को चलाना है, सिक्योरिटी में बाहर के जितने भी इस पे जो हैं ख़तरात हैं उनसे बचाना है। जो तालिबान है या ISIS जो भी सिलसिला जात हैं पाकिस्तान में, जो सिक्योरिटी की पोजीशन बनी हुई है, जिस पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पिछले दिनों इजलास हुआ, वो बचाना है। कि हमने जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा है कि अदालतों का सहारा लेके, अदालतों का सहारा लेके, मेरी छोटी सी साहब ये शो देखते हैं हमारे पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी को टेक्निकलिटीज का नहीं पता। पीटीआई ने एक शऊर जरूर दे दिया है कि अदालत जो है ना वो आम आदमी के लिए नहीं है, वो सिर्फ पीटीआई के। ओके कमेंट आ गया। अब जरा मुझे एक दो चीजें समझाइए। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, जस्टिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन थी, आए भाई शायद नहीं जाना, आए भाई शायद नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। जस्टिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन। अदालतों को कुछ सोचना चाहिए कि जितने भी क्यों सपोर्ट किया नून लीग ने। मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, मेरी बात तो पूरी कर लेने देना। बात यह है कि मैं समझता हूं कि अदालतों को सियासी मामलात में इंटरफेयर करने से पहले
जरा देखना चाहिए कि सियासी जो लोग हैं उनको एक दफा बैठ के डिसाइड करने का मौका जरूर देना चाहिए। मैं नहीं मानता, मैं गलत है, वो फैसला देने से पहले अदालतों को चाहिए कि को पूछ लेने कि हम ये फैसला दे सकते हैं। मुझे ना पूछे, मैं सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं, पार्टियों को पूछ लेने, पार्टियों को मौका देना चाहिए कि अपने तो ज्यादा मौका सुप्रीम कोर्ट की दे सकती है। अब बात यह है कि इसमें किसको मौका दिया है? चीफ साहब ने 5 जजेस के पास मैटर पेंडिंग था ना, तो रहने देते ना, उससे फैसला आ लेने देते, उससे मामला हल हो लेने देते कि क्या होता है या क्या नहीं होता। बात यह करने की कि जब एक चीज को उठा के फटाफट अपने पास ले आना। मैंने तो नहीं कहा था क्या न्याजी साहब, क्या रूल, मैंने तो नहीं कहा था कि न्याजी साहब एप्लीकेशन मेरे पास लेके आए, सड़कों पे ना फिरें। चीफ जस्टिस ने कहा था ना, इन्हीं का बयान है कि चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि जनाब आप मेरे पास एप्लीकेशन लेके आए, ठीक है, मेरे पास 184(3) की फाइल करें, मैं इसको देखता हूं। तो मैंने तो नहीं कहा था ना। सुप्रीम कोर्ट बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इजाजत नहीं देता, प्रोसीजर इजाजत नहीं। बात यह है कि उस मामले को पहले मैंने बात आपसे कही है कि सियासत में जजेस को नहीं आना चाहिए, जिसका हारून रशीद साहब ने अभी अभी आपको बताया है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हालात क्या हैं। कुछ जज एक तरफ बैठ गए हैं, कुछ दूसरी तरफ बैठ गए हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से है? ये डिवीजन किसने पैदा की है? 90 रोज में इलेक्शन ना करवाने वालों ने पैदा सर नहीं, ये 90 रोज के ऊपर इलेक्शन लेके जा रहे हैं, उन्होंने पैदा की। मेरी गुजारिश है, ये सियासत जो है ना, ये अदलिया का काम नहीं है, सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। डिस्क्लेमर जी, ये मैं नहीं कह रहा, कुमन साहब कह रहे हैं। डिस्क्लेमर, हैंड्स अप, डिस्क्लेमर स्ट्रेट वे कुमन साहब कह रहे हैं कल बड़ा नोटिस आया, आप पोगण के साडा कोई हमारे कोई गल नहीं, इस मुल्क दी बेहतरी साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए प्लीज, थोड़ी सी हेल्प आउट कीजिए। मुझे समझने में एक क्वेश्चन है, कुछ दिनों से मेरे जहन में चल रहा है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है या पार्लियामान सुप्रीम है? सर थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर दें, मुझे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी हेल्प कर दें हारून साहब। नहीं तो ये देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फ्रेम किसने किया है? पार्लियामेंट ने किया है ना। मुतफिका नहीं था सर, मुतफिका नहीं था। इवन एट दैट टाइम बहावलपुर वालों ने साइन नहीं किए थे इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे सर। नहीं, ये 73 के बाद आज आपको याद आ रहा है हारून साहब? मैं चले के साथ इंटरवेंट कर रहा हूँ, 73 के बाद आज इनको ये याद आ रहा है चले गए कि बहावलपुर ने साइन नहीं किए थे। आज अभी तक नहीं आया कि वो मुतफिका नहीं था, और उसी अगर मुतफिका नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों इतना जोर दे रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद किया जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक मुकद्दस किताब समझा जाता है जी। तो सर इसका मतलब तो पार्लियामान सुप्रीम हुआ? पार्लियामान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकती है, तो क्यों कर सकती है? 2/3 लाके सर, 2/3 का मतलब यह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर अवाम चाहते हैं वो अमेंडमेंट तब होगी ना, 2/3 होगी तो सर। जी जी, माइनॉरिटी तो नहीं ना कर सकती सर पार्लियामान में। पार्लियामान की मेजॉरिटी किसने काम की है? पीटीआई हुकूमत से उठ के चली गई और भाग के गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर करते हुए अपने सारों को कहा उठ जाओ। अब असेंबली में अगर बैठे होते तो असेंबली की अपोजिशन स्ट्रांग होती और इनकी भी सारी बातें सुनी जाती। ये कभी रिजाइन देते हैं, कभी रिजाइन वापस लेते हैं। इन्होंने कौन से मजाक समझा हुआ है? कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बलियों को इन्होंने अपनी हथेली पे नचाना चाहते हैं अवाम को कि जो हम चाहेंगे वो होगा। इन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व करके ही मुल्क और कौम को नुकसान दिया है। ऑलरेडी इलेक्टेड असम्बलियां थी, वो बैठे हुए थे। इन्होंने देखा है कि कौमी असम्बली से हमें फारग कर दिया गया, क्यों ना हम बाहर भाग के तो गलियों की सियासत करें। अब जो मुल्क की सूरत हाल है फाइनेंशियल, वो सिर्फ इनकी वजह से है। सर अगर कल को कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी पे लग जाती है तो सर जस्टिफाइड होगी कि नहीं जस्टिफाइड? कोर्ट देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने देखना है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके सामने मैटर है, किसने कंटेम्प्ट की है उसके खिलाफ एक्शन होता है, किसने की है या किसने नहीं की है। इन मामलात में हम नहीं पढ़ते। ये तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा अदारा है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो उनका है। लेकिन देखा ये जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो रेफ पड़ी हुई है, तो वो जो जजेस बेंच बनता है वो सारा पब्लिक भी यही कहती है कि ये पीटीआई का बेंच है। तो अब आप जब ये आप बैठे हो इंसाफ के लिए और मैं एतराज करूं तो आपको बैठना चाहिए वहां पे। तो सूरत हाल ये कौम देख रही है, इंटरनेशनली देखा जा रहा है। सर चले सादा सा कर देते हैं ना सर, हमारा व्यूअर बड़ा सादा होता है, हमारा व्यूअर जो ना पाकिस्तान का मेरे जैसे सादे लोग हैं कि लोगों को एतमाद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला होगा, जो मेजॉरिटी से जजेस फैसला करेंगे वो फैसला सर फिर वो 97 वाली कोर्ट्स हम कहां से लेके आए पाकिस्तानी? सर सारे जजेस साहिबान बैठ जाएं, सारे जजेस 2 को छोड़ के 13 जजेस का बेंच बना के फैसला करते। सर वो 97 वाली कोर्ट्स लेके आनी पड़ेगी ना फिर तो उस सिचुएशन में, तो सर वो कहां से लेके आए? देखना, अदारे जब सही काम नहीं करेंगे तो सूरत हाल यही रहेगी। सर वही अर्ज कर रहा हूँ ना अरुण साहब, वही अर्ज कर रहा हूँ सर। तो आपके हमारी तो हिस्ट्री ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब मेरे हक में अगर कभी बात हुई तो मैं कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई तो मैं कहूंगा जी ये वायलेशन।
राजा वो 97 वाली कोर्ट हम वापस ला सकते हैं किसी तरीके से? बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम आबिद साकी साहब टेलीफोन लाइन पे, उन पर भी कमेंट ले लें। आबिद साकी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? मेहरबानी, थैंक यू सर ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पे आज भी पैसे मुख्तस तो कर दिए गए स्टेट बैंक की जानिब से, सर रिलीज नहीं किए गए, व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए अल्टीमेटली ये कंप्लायंस तो होनी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट इन दिस कंट्री एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर मॉडिफाई ना करे, विथड्रॉ ना करें, तो उस वक्त तक ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो ज़ाहिर है 189 और के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 190 के तहत, तो अदालतें जो हैं उनके पास जो अपने ऑर्डर की एनफोर्सेबिलिटी का एक पावर और जुस्टिक्शन है वो तो एग्जिस्ट करती है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे अब फोकस कर दिए हैं इसी तरह ये रिलीज भी हो जाएंगे। और सर अगर रिलीज नहीं होते तो कंटेम्प्ट में जाएंगे? वेल कंटेम्प्ट में तो फिर जाएंगे, कोर्ट कैन टेक एक्शन अंडर आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो उसके पास पावर्स हैं, वो अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज कर सकती है। सर 4 लोग हैं जिनको नोटिस जारी किए गए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तो इसमें कहीं पर सर इस सारे सर्कल के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आएंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन चूंकि नहीं है और ये फाइनेंशियल इशू है, बेसिकली इसका फेडरल गवर्नमेंट से डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन है, डिफेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। तो मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेट में इसको इतना स्ट्रेच किया जा सकता है और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं नजर आती। सर वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? नहीं, हम खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और किसी शख्स और फर्द के साथ नहीं खड़े। बिल्कुल। वकला ने पहले भी एक फर्द के साथ खड़े होकर तो उसके नतायज जो हैं तारीख में भुगते हैं और आज तक जो एक डिस्ट्रक्शन ऑफ जुडिशल सेक्टर हुई है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तुफैल हुई है और आज तक हम उसी कॉन्टिन्यूटी में सफर कर रही है पूरी कौम। मैं नहीं समझता कि वकला को किसी एक फर्द के साथ खड़े होना चाहिए। वकला को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होना चाहिए और हर शहरी को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होना चाहिए। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और हम फ्रीक हैं, अवाम इसमें दूसरा फ्रीक है, एक फ्रीक रियासत है। अवाम को अपने हक की हिफाजत के लिए खुद ही खड़े होना पड़ता है। इदारे अपनी पावर्स को अंडू करके और विड्रॉ करके आपकी झोली में हुकूक की खैरात नहीं डालते। उसके लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ती है। मुआशरे को शऊर की सतह बुलंद करके अपने हुकूक की जो बहाली या उसकी जो कंसोलिडेशन है और उसकी कॉन्टिन्यूटी इस्तेहकाम के लिए खुद जद्दोजहद करना पड़ती है। ये प्राइमरी प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को कायम रखने का। तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई ऐसी खौफनाक सूरत नजर नहीं आती। ये डस्ट जो है ये सेटल डाउन हो जाएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है तो इलेक्शन हो जाएंगे। 14 मई को सर इलेक्शन हो जाएंगे। अब अभी तक तो देखिए कोई उसके कॉन्ट्रेरी परसेप्शन इसलिए नहीं बन पा रही कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक को आपने मेंशन किया, मुझे क्यों इंप्रेशन मिल रहा है कि आप लोग रिग्रेट करते हैं उस तहरीक का हिस्सा बन के? मैं नहीं करता, उसमें सारी कौम रिग्रेट करती है कि देखें जितनी कुर्बानियां दी और बिलखुसूस वकला बरादरी की तरफ से जितनी शहादतें हुई, जितने लोग जख्मी हुए, कितनी लंबी एक स्ट्राइक ऑब्जर्व की गई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि किसी मुल्क की हिस्ट्री में इतनी लंबी स्ट्राइक की बाय लीगल फ्रेटर्निटी को शायद ही एग्जाम्पल मिलती हो। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजे में मनपसंद के जजेस को लाया गया और एक कंसोर्शियम बनाया गया और फिर 18वीं तरमीम में इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो 19वीं तरमीम को गन पॉइंट पे यानी उसको उन्होंने एक हद तक ब्लंट कर दिया और उसके इफेक्ट्स को डिमिनिश कर दिया। और फिर उसके बाद कई जजमेंट्स ऐसे आई जिससे पार्लियामेंट्री जो एक ओवरसाइट का रोल था उसका इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो पूरी तरह मजरूह हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे तनाज़ुर में अब इस तरह की कोई तहरीक जो है उसका इम्कान नहीं है, बल्कि इस जुल्म के और नाइंसाफी के निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए
एक मुश्तरका अवामी जदोजहद की ज़रूरत है और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। सर आप भी एतजाज साहब वाली लाइन पे खड़े में, एतजाज हसन साहब जो खोसा साहब जो वो लाइन लेके खड़े हुए हैं कि हम हमारे पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन और है बट वी आर हेयर टू सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं हर हाल के अंदर। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं उसका आपको मुझसे ज़्यादा अंदाजा होगा। मेरी अपनी जो फहम है और जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है मौजूदा सूरत हाल में, मैंने वो अर्ज कर दिया। सर 3 वकला हमारे हाफजाबाद की पहचान है, एहसन भून साहब, आबिद साकी साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब। सर क्या कहीं रिसेंटली तीनों इकट्ठे बैठे हैं, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू हुई है? हम मिलते रहते हैं, इकट्ठे बैठते रहते हैं, गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन हमारे जाहिर है सोचने वाले जो अफराद हैं वो हर चीज़ के बारे में अपनी इनफरादी राय रखते हैं और हमारा इनफरादी नुक्ता नज़र होता है चीज़ों के बारे में, लेकिन जाहिर है हमारा मिलना जुलना और उठना बैठना तो कायम है। सर लास्ट कमेंट कर दें प्लीज, पार्लियामान सुप्रीम या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम? मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटन है तो वही सुप्रीम होगा, बाकी तमाम इदारे आइन के अंदर मौजूद तरीक़ाकार और मौजूद हकूक़ व फ़राइज़ के जो दायरा कार का तयन किया गया है उसकी रोशनी में ही अपना किरदार अदा करेंगे। और फेडरल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो है अपनी गवर्नेंस वो इसी तरह ही रन करता है। ये वफाकी इकाइयों पर मुश्तमिल जो है ये वफाक है और उसके अंदर तमाम इदारे प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज के कॉन्टेक्स्ट में बाकी उनके माशी हकूक़ के हवाले से, दस्तूरी और आइनी हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, अदलिया और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के हवाले से तमाम का एक दायरा कार मुतय्यन है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ट्राइकोटमी ऑफ पार जो है वो हमारे आइन का एक हालमार्क है। तो मैं समझता हूँ चीज़ें तय हैं, लड़ाई और झगड़ा अब सिर्फ अना का है और अपने आप को ये ताकत देने के लिए ये सारी जंग की जा रही है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। सर इदारों की ना की है कि सियासतदानों की ना की जंग है? ये इदारों और सियासतदानों सारों की अना का ये अलमिया है, ये जन्म ले रहा है। इसमें इदारे भी हैं और इदारों में बैठे हुए अफराद भी हैं जो अल्टीमेटली डिसाइड तो अफराद करते हैं, इदारा तो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के तौर पर डील होता है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आबिद साकी साहब मेरे लिए ज़्यादा मोहतरम इसलिए भी हैं, वकील वैसे तो मोहतरम हर हमारा मेहमान होता है लेकिन हाफिजाबाद के तो मेरे लिए इसलिए थोड़े से ज़्यादा मोहतरम होते हैं। राना साहब बात वहाँ पे आ गई ब्रेक डाउन करके, अकॉर्डिंग टू आबिद साकी साहब कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामान क्योंकि रिटर्न अगर आ गया हुआ तो, क्योंकि बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, बरतानिया उसकी एक मिसाल है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका, तो जहाँ पर रिटर्न फॉर्म में आ गया है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो गया। देखिए ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है, डेफिनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का भी जो किरदार है उसका भी आइन के अंदर लिखा गया है कि वो भी आइन के ताबे होगी और उसके फंक्शंस कैसे चलेंगे आइन। हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का इख्तियार सोली पार्लियामेंट का है, लेकिन 2/3 उसका भी एक तरीक़ाकार है, वो भी आइन के अंदर लिखा गया हुआ है, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। सो जो पार्लियामेंट है वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर किसी में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इनको पसंद नहीं है, उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके ज़रिए ज़रूरी है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसमें अमेंडमेंट की जाए। दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये होती है कि जिसका इख्तियार है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सुबह क्रिटिसिज्म शुरू कर दूँ कि आर्मी चीफ साहब ने ये कोर कमांडर कैसे लगाए हुए हैं, मुल्क में टेररिज्म कैसे चल रहा है, इन्होंने आज तक क्या किया, 50-60 साल इन्होंने फंड्स लिए हैं, ये अपने अपने इदारे को काम करने दें। हम चीफ जस्टिस या अदालतों पर हम जो है क्रिटिसिज्म शुरू कर देते। इख्तियार चीफ जस्टिस का है, उसने 3 पे बेंच बनाना है, 5 पे बनाना है, 10 पे। आप अपनी अपनी एबिलिटी पैदा करेंगे, आप पहले जाके जज बने उसके बाद चीफ जस्टिस बने, फिर जाके बातें हर इदारे। राना साहब लतीफ़ को सबका कॉमेंट। लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से सर? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पैसे तो आज भी स्टेट बैंक की जानिब से नहीं आए सर, 14 मई को इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, व्हाट डू यू सी सर? 14 मई को इलेक्शन जरूर होंगे,
ये जो मर्जी कर लें, देखें या सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमलदारी नहीं करती है, तसाल करती है। तो फिर जस्टिस मुनीर की जो है वो आप अंदाज़ा कर लें जो कुछ हुआ था। या जस्टिस मुनीर बन जाएगा चीफ जस्टिस, तो अगर उसने अमलदारी करनी है, अपने हल्फ पर कायम रहना है, तो फिर कोई दुनिया की ताकत जो है ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, फिर तो इलेक्शन ये करवाने पड़ेंगे, 14 मई को होंगे। सर, नोटिस 4 लोगों को हुए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। सर, कंटेम्प्ट में क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आ सकते हैं एट सम पॉइंट? आएगा ही वजीर आजम, आप देखेंगे। जैसे चूंकि हर एक ने ऊपर अपने ऊपर से हटा के तो उसके ऊपर डालना। अब क्या होगा, स्टेट बैंक को ने पेश होकर कहना है जी मैंने तो तकाजा कर दिया था जनाब के हुक्म के ताबे जो है, लेकिन वजारत खजाना की जानिब से सेक्रेटरी खजाना ने इनकार किया। सेक्रेटरी खजाना बुलाया जाएगा, उसको कहेंगे तू तो जेल चलना। अच्छा, सेक्रेटरी खजाना कहेगा जी मैं क्या करूं, मुझे तो देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे काबीना ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो है मना कर दिया। जब प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे वो कहेगा कि जी हम क्या करें, हमें तो जो है पार्लियामान ने मना कर दिया है। तो ये हीले बहाने सुप्रीम कोर्ट अगर इन चीज़ों में जाएगी तो फिर ज़ियाउल हक वाले 90 दिन जो है वो 11 साल चलेगा। ये जो फौजी डिक्टेटरशिप मार्शल लॉ से ये सिविलियन मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देगी। आप खातिर जमा रखें, ये जो है इस सूरत के साथ एक एक को अभी देखें, पैसे की जरूरत भी अभी नहीं है। ये इलेक्शन के करीब दायरे के अखराजात हैं जो मकसूद हैं अखराजात। तो इसलिए ये जो तसाल हो रहा है इसमें सिवाय इसके कि ये अपने आप को तौहीन अदालत में एक्सपोज कर रहे हैं और अवाम के सामने ये इतने यानी वो क्या कहूँ कि बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि अवाम को कोई बेवकूफ़ समझता है तो वो खुद बेवकूफ़ है। अवाम सब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये अवाम को जो है उनके हक के वोट से महरूम करके उनकी जो है असेंबली से उनको महरूम किया हुआ है, उनकी हुक्मरानी 2 सूबों से उनकी हुक्मरानी से महरूम किया हुआ है। रियासत खुदादाद पाकिस्तान की 2/3 पंजाब और जो है केपी के 2/3 बनता है, 2/3 जो है रियासत मफलूज करके जो है इन्होंने उसको गासबाना कब्जा किया हुआ है। सो ये आइन की जो है सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तारीख में ये स्याह तरीन दौर जो है सिविलियन मुतसवर होगा और कभी ना कभी आप देखेंगे कि आर्टिकल 6 में ये आएंगे। इस वक्त तो शायद ये समझते हैं कि सारी कुव्वतें इनके साथ हैं, इसलिए इनको कोई छू नहीं सकता है, ये कानून से मावरा है। लेकिन तारीख बड़ी जालिम है। सर, इसका मतलब तो ये वक़ोस साहब कि असल जंग वो जो सारी कुव्वतें हैं उनकी और सुप्रीम कोर्ट की चल रही है। फिर देखें, सुप्रीम कोर्ट जंग नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हल्फ उठाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। सर, वो तो हल्फ सबने उठाया हुआ है। नहीं, वो हल्फ उठाया हुआ है। फिर हल्फ पर देखें, ये तो इनकी जिम्मेवारी भी है ना सुप्रीम कोर्ट की कि ये एनफोर्स करें, आर्टिकल 190 को भी एनफोर्स करें, नहीं होता तो 204 में उनको सजाएं करें और उनकी तनख्वाहें भी जब्त हो जाती हैं। ये ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपना ये बेलिफ भी मुकर्रर कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं रजिस्ट्रार के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 में टू डू कंप्लीट जस्टिस, 190 में और 184(3) में पूरे अख्तियारात रखती है। और इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त झैली इदारा हुकूमत का बन के वो आईनी इदारा नहीं रहा, क्योंकि अगर आईनी इदारा हो तो फिर आर्टिकल 220 में इसको पूरा अख्तियार है कि तमाम इदारे इसके ताबे होते हैं और वो पाबंद है कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तकाजा करे, चाहे वो पैसे मांगे तो वजारत खजाना पाबंद है, अगर वो जो है रेंजर्स मांगती है तो वजारत दिफा पाबंद है, अगर वो पुलिस मांगती है तो वजारत दाखिला पाबंद है, और अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मांगती है तो वजारत इंसाफ और कानून पाबंद है कि उसको फराहम करे। ये आइन का तकाजा है, ये आइन का तकाजा। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ उसको जो है उस पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए अपना कंट्रोल रखने के लिए कि आइन बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी जो है वो ना हो और आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए। I'm sorry, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ।
क्या अफसोस का मकाम नहीं कि जिस पार्टी ने आईने पाकिस्तान दिया उसी पार्टी के चेयरमैन आज कहते हैं कि अगर अब हम इलेक्शन की तरफ गए इस सूरत हाल में तो मुल्क में माशाल्लाह भी लग सकता है, इमरजेंसी भी लग सकती है। सर, इसके ऊपर कोई आपकी डिस्कशन अपनी पार्टी के साथ या पार्टी चेयरमैन के साथ कोई हुई इससे पहले? देखें, पार्टी में जो बातें होती हैं वो तो हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और अपना करते हैं। इस वक्त तो आपने मुझे एक कानूनदान की हैसियत से किया है। मैं पाकिस्तानी, मैं मुसलमान पहले हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी हूँ और उसके बाद किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक है। तो पहले मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी के अगर आइन की बालादस्ती नहीं है, अमलदारी नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के हम जो है भुट्टो के खून से हम वफा नहीं कर रहे, रानी शहीद बेनज़ीर के खून से भी हम कोई कमा हक को उसका हक नहीं अदा कर रहे जो मिशन उनका था। तो मेरा तो मानना ये है, मेरा ईमान ये है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान तभी है अगर आइन पर अमलदारी हो। ये इमरानी मुआहदे से हमने जितना जो है इस पे वो किया तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, रियासत को नुकसान पहुंचेगा। इसका मतलब तो जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं वही भुट्टो साहब के रास्ते पे नहीं चल रहे, इसका मतलब तो मैं ये मेरे मुंह में ना डालें, ये आप इसकी तशरीह जो मर्जी करते रहें। मैंने तो बतौर वकील के आपको बताया और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के जो मुझे गॉड ब्लेस यू, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आज खड़े हुए हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि आईने पाकिस्तान है तो रियासत है, हम में आप हैं, हम तमाम लोग हैं और आने वाली नस्लें सिक्योर हैं इंशाल्लाह। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, जी प्लीज परमिशन। छोटी छोटी 2-3 बातें। सिविल मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ या फौजी मार्शल लॉ, वो इन अल्फाज से आप फ़र्क समझ सकते हैं कि सिविल मार्शल लॉ में अगर ये बात कर रहे हैं ना तो पार्लियामेंट में बैठ के सारी बात की जाती है, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई एक नहीं। आप 2/3 की बात करते हैं, हारून साहब ने उसमें आपको बड़ा अच्छा हमें मतलब गाइड कर दिया कि जो उन्होंने 2/3 पे बात की है। इसलिए मैं समझता हूँ सिविलियन मार्शल लॉ नहीं होता, वो एक ओपिनियन, कोई वन मैन शो नहीं है। वहां पे एक ओपिनियन रखी जाती है कैबिनेट में भी और पूरी पार्लियामेंट में भी, उसके बाद उस पर फैसला लिया जाता है। वन मैन शो नहीं है। वन मैन शो, मेरी बात आपने वन मैन शो की बात पूरी होने देना, बात पूरी। वन मैन शो वो है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, वो वन मैन शो है। मेरी बात है, मैं कानून की तरह इजाजत। रही बात खोसा साहब ने जो कही है ना सुप्रीम कोर्ट खतरे में, सुप्रीम कोर्ट खतरे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ 2-3 अफराद का वजूद खतरे में है, उनकी जिद की वजह से, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे रुक जाए, खोसा साहब कमेंट करना चाहिए। जी खोसा साहब। सर देखें, एक बात तो ये है, किस पार्लियामेंट की बात करते हैं? जिस पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ना हो वो पार्लियामेंट नहीं होती है। पार्लियामेंट और जमहूरियत बगैर ऑपोजिशन के नहीं चला करती। साहब आप एक सेकंड कमेंट ले लीजिए ना, मतलब कमेंट ले लीजिए, मतलब कमेंट ले लीजिए। मोहम्मद साहब टेलीफोन पे समझ नहीं आती, कमेंट ले लीजिए। जी खोसा साहब कंप्लीट कर लें प्लीज। ये जहन में रखें कि इस वक्त सिर्फ हुकूमती ही मेंबरान असेंबली में है, कौमी असेंबली में, और इस वक्त ऑपोजिशन के 130 लोग नहीं हैं। वो आना चाहते थे, उनको आने से माने कर दिया गया। ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट नहीं हुआ। साहब कमेंट कंप्लीट करने दिया करें यार, म्यूट कर दिया करो मोहम्मद साहब को। गए थे जी, जब कमेंट कंप्लीट करने दिया करें। एक मिनट फोन पर तो नहीं सर, नहीं समझ नहीं आती ना आपके पास थोड़ा, इसलिए मौका नहीं। जी खोसा साहब प्लीज कंप्लीट कर लें। तो ये अगर उनको जल्दी है उनको कर लें, सुन लें। नहीं सर, वो समझ नहीं आती उस तरह। और ये जो फरमा रहे हैं कि 2-3 जजों का खतरा है, 2-3 जज खतरे में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की आपने देख लिया कि 8 जज साहिबान ने भी एक जो है वो जो इन्होंने ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जो आइन में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 में जो शेड्यूल बनाया है वो लेजिस्लेटिव लिस्ट का, उसमें एक्सक्लूड किया गया है सुप्रीम कोर्ट को। यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सेक्शन 55 सीरीज 55 सर नहीं कर सकती पार्लियामेंट उसको। सो इसलिए ये कहना कि जी कोई सुप्रीम कोर्ट खतरे में, सुप्रीम कोर्ट कोई खतरे में है, खातिर जमा रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शॉप क्लोजिंग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।